So friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 23rd of January 2024. 23 जनवरी 2024 का एनालिसिस देखेंगे. शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. लाइक ज़रूर करिएगा, दैट इज़ द लीस्ट यू कैन डू. एंड स्टार्ट करने से पहले आज का मैप देख लेते हैं. पहले हमने नया सोचा कि एक मैप डेली आपके साथ डिस्कस किया करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द मैप फर्स्ट. तो आज का जो मैप मैंने उठाया वो है रेड सी रीजन का. काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप सब जानते हैं कि जो हमास और इसराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कारण से जो पूरा रेड सी का रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है. जैसे कि यमन हाउदी रेबल्स हैं, उन्होंने काफ़ी सारे जो शिप्स हैं, शिपमेंट्स हैं, उनको अटैक किया रेड सी पे. और इसी तरीके से कई अटैक आपके हमास के थ्रू भी हो रहे हैं, ठीक है ना. तो ये जो पूरा पार्ट है आप देख सकते हैं, दिस इज़ द रेड सी इन बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका. जो दो कॉन्टिनेंट हैं वो है एशिया और अफ्रीका, उनके बीच में ही आता है. रेड सी अगर आप देखें तो बाउंडेड है बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे आपको दिखेंगी. एक तो आपको इजिप्ट दिख रही होगी, दूसरी आपको सूडान दिख रही होगी, देन आपको यहाँ पे एरित्रिया दिख रही है, देन आपको यहाँ पे जिबूती दिखेगी, यहाँ पे यमन दिखेगा, सऊदी अरेबिया दिखेगा, है ना. ऑल दीज यू कैन सी, है ना, ये आपको दिख रहे होंगे. फिर यहाँ पे जो यमन वाला पार्ट है, वहाँ पे यमन वाले पार्ट के आगे छोटा सा आपको बाबेल मंडेब दिखेगा. देयर इज़ अ बाबेल मंडेब, और बाबेल मंडेब के आगे आपको हानिश आइलैंड्स दिखेंगे. ऊपर आपको फरासन आइलैंड दिखेंगे, है ना. फरासन आइलैंड भी दिख रहा होगा. और दकलक आर्कीपेलागो. आर्कीपेलागो एक्चुअली में जो वोल्केनिक आइलैंड्स होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं. तो यहाँ पे दकलक आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना. ये जो सीड कंट्रीज़ हैं, सीड यानी चार कंट्रीज़ जो हैं, सोमालिया, एरित्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती, ये सीड कंट्रीज़ कहलाती हैं. इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं. क्या बोलते हैं इनको? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं. ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है. देन यमन में हाउदीज़ जो हैं वो ईरानियन बैक्ड हैं. और जो लेबनान एक कंट्री है, यहाँ ऊपर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेबनान दिख रहा होगा. सबसे ऊपर लेबनान देखिए, जो सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है. तो लेबनान में जो ग्रुप है वो हेजबुल्ला ग्रुप है, वो भी ईरान के द्वारा ही बैक्ड किया जाता है, ठीक है ना. फिर यहाँ पे आपको एक बीच में ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा होगा इन बिटवीन दिस जॉर्डन वाला पोर्शन एंड देन यहाँ पे आपको इजिप्ट वाले पोर्शन किधर, तो सिनाई पेनिनसुला है. इसको पेनिनसुला इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स. तो आप देख सकते हैं 3 तरफ से पानियों से घिरा, इसलिए इसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं. और यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ स्वेज देखने को मिलेगी, विच इज़ देयर कंट्रोल्ड बाय इजिप्ट एंड ऑल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. जॉर्डन जो है वो आपका, जॉर्डन रिवर की बात नहीं कर रहा हूँ, जॉर्डन कंट्री की बात कर रहा हूँ. जॉर्डन आपका मेडिटेरेनियन को टच नहीं करता है. या फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा, मैंने आपको फैक्ट बता दिया. जॉर्डन मेडिटेरेनियन को टच नहीं करता है. कल को जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको बहुत ये हेल्दी समझ में आएगा. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप. कुछ आपको सीखने को मिला होगा. एक और चीज़, बस एक फैक्ट और देख लीजिए. यहाँ पे जो रेड सी है और यहाँ पे नीचे आपका इधर साइड आपका अरेबियन सी वाला पोर्शन रहेगा, उसको बीच में गल्फ ऑफ एडन जो है वो कनेक्ट करती है. तो ये आपको ये थोड़ा सा याद रखें, गल्फ ऑफ एडन वाला पार्ट है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप. स्टार्ट करते हैं फ्रंट पेज से. जो कॉन्सिक्रेशन है राम मंदिर का वो हो चुका है. प्राइम मिनिस्टर ने उसको हिस्टोरिक कहा है. एंड यहाँ पे यजमान, कुछ शब्द हैं. यजमान मतलब कि द पर्सन हु इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट द रिचुअल. यजमान इज अ पर्सन जो कि कंडक्ट करवाता है. इसका मतलब है कि ही इज एम्पावर्ड टू कंडक्ट द रिचुअल. एक दूसरा है संकल्प. संकल्प मतलब रेजोल्यूशन होता है. कई संकल्प लिए जाते हैं, मतलब कि मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जो संकल्प होता है. देन प्राण प्रतिष्ठा का ये वो था. तो ये भी आपको पता है कि जो डीटी है उसके अंदर लाइफ डाली जाती है मंत्रों के माध्यम से. एंड इसमें जो टर्म्स हैं, सैंक्टम सैंक्टोरम, जिसको गर्भगृह बोलते हैं, याद रखिएगा. सैंक्टम सैंक्टोरम गर्भगृह बोलते हैं, जहाँ पे मेन डीटी को रखा जाता है. सबसे ऊंचा जो टावर होता है वो गर्भगृह का ही होता है, यानी कि सैंक्टम सैंक्टोरम ही होता है. इसके अलावा इसमें सिल्वर 76 यानी कि मेटल डीटी इसमें प्लेस किया गया है ऑन रेड फोल्डेड शीट ऑफ क्लॉथ. ये भी था. जो मुहूर्त था वो अभिजीत मुहूर्त था, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस पीरियड ऑफ एज पर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी. तो यहाँ पे अभिजीत मुहूर्त में ये चीज़ की गई है ना. एंड दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जस्ट दे आर गुड फॉर हैविंग अ डिस्कशन जब भी आप कर रहे हो किसी से, या थोड़े बहुत क्वेश्चंस के लिए. आगे मूव करते हैं. चाइनीज़ रिसर्च वेसल इंटर्स इंडियन ओशियन हेडिंग टू माले. अब मालदीव्स में एक और नई चीज़ हो रही है. चाइनीज़ रिसर्च वेसल जो है जियांग यांग होंग O3, ये इंटर कर रहा है मालदीव्स वाले पोर्शन में. अब देखो क्या है, मालदीव्स ने ऑलरेडी इंडिया के साथ अपनी लड़ाई क्लियर कर दी है. पहले तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट लिखना जब उन्होंने लक्षद्वीप के बारे में डाला. इसके अलावा 80 करीब हमारे जो ऑफिसर्स प्लेस्ड हैं वहाँ पर, उनको भी हटाने का बोल दिया गया है मालदीव्स गवर्नमेंट के द्वारा,
कि आप इनको हटा दो। प्लस हाइड्रोग्राफिकल सर्वे जो होता है उसको रिन्यू नहीं किया जा रहा है, 2024 में वो एक्सपायर हो जाएगा और उसको रिन्यू करने से मना कर दिया गया है। प्लस इंडिया आउट कैंपेन चलाई जा रही है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है मुइज़ू द्वारा, उन्होंने वहाँ पे चलाई है ये इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ कंसर्न। अब उसमें एक और कंसर्न जुड़ेगा कि चाइनीज़ रिसर्च वेसल जा रहा है, चाइना के साथ उनकी क्लोजनेस बढ़ रही है, तो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कहीं ना कहीं इट इज एट द स्टेक। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। लेट लोकपाल डिसाइड इफ अ प्रोब इज नीडेड, हाई कोर्ट ने शिबू सोरेन को कहा। तो अब यहाँ पे बात चल रही लोकपाल की, तो थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। लोकपाल की बात करें तो सबसे पहले लोकपाल का जो कंसेप्ट है वो स्वीडन से लाया गया है। 1809 से ये कंसेप्ट वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, वहाँ से ये कंसेप्ट आया है। और इसके लिए फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे अशोक कुमार सेन। He became the first Indian to propose the concept of the constitutional ombudsman. 1960s में उन्होंने कंसेप्ट को बोला था अशोक कुमार सेन ने कि भैया इस कंसेप्ट को लाना चाहिए। फिर एल.एम. सिंघवी थे, उन्होंने लोकपाल एंड लोकायुक्त टर्म जो है 1963 में कॉइन किया था एल.एम. सिंघवी ने। एंड 1966 में जो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन थी उसने भी रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था कि 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए, सेंट्रल लेवल पे लोकपाल रहेगा और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त रहेगा। फिर 2002 में नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसने रिकमेंड किया कि भैया ठीक है लोकपाल एंड लोकायुक्त का आप अपॉइंटमेंट कराओ। फिर 2005 में सेकंड ARC यानी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आई। फिर अन्ना हजारे का पूरा मूवमेंट जो था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, वो पूरा लोकपाल बेस्ड ही था। एंड ये सारी डिमांड्स को देखते हुए फिर 2013 में फाइनली जाकर के आप देखा होगा लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में 2013 में, जब वो लॉ बना। तो इसको लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो फीचर्स हैं वो है एक सिलेक्शन कमेटी का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन रहता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा रहता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर एक जज नॉमिनेटेड बाय हिम रहता है, एंड 1 एमिनेंट ज्यूरिस्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये 5 लोग रहते हैं जो सिलेक्शन का काम करते हैं। एंड इसका ज्यूरिसडिक्शन, लोकपाल का ज्यूरिसडिक्शन कितना होता है, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी रहता है, मिनिस्टर्स के ऊपर भी रहता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर भी रहता है, ग्रुप A, B, C, D गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी रहता है। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ चेयरपर्सन है मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स, एक चेयरपर्सन होता है, मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं। एंड हाफ ऑफ द मेंबर जो होने चाहिए वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। एंड 50% मेंबर्स बिलोंगिंग टू स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, माइनॉरिटी एंड वुमेन से होने चाहिए 50%, ठीक है ना। सुपरिंटेंडेंस का पावर मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि इट हैज़ द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्ट्स एनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इंक्लूडिंग द CBI फॉर केसेस रेफर टू इट बाय द लोकपाल। देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 जो है उसके जुरिसडिक्शन इंक्लूड करते हैं कि फॉरेन डोनेशंस इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख पर ईयर अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वो इसके अंदर आएंगे, इसके जुरिसडिक्शन में आएंगे, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड एक्ट कहता है कि भैया आपको लोकायुक्त इंस्टीट्यूशंस भी बनाने हैं स्टेट लेजिस्लेशंस में विद इन 365, मतलब विद इन 1 साल ऑफ दिस एक्ट, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फिर एक अमेंडमेंट आया 2016 में, ठीक है, याद रखिएगा, उसमें अमेंडमेंट भी किया गया और अमेंडमेंट में कहा गया कि भैया एक काम करो, चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन लिखा हुआ था सिलेक्शन कमेटी में, अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लोकपाल को अपॉइंट नहीं कर रही थी, कह रही थी भाई कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए अभी पार्टी को कम से कम 10% सीट चाहिए, और 10% सीट्स का मतलब है कि 550 अगर सीट्स हैं तो 10% सीट्स का मतलब है 55 सीट। तो कांग्रेस को जब 2014 के चुनाव में 55 सीट भी नहीं मिली तो इन्होंने कहा कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं, तो अब कैसे अपॉइंटमेंट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन अगर नहीं है तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अपोजिशन की जो लार्जेस्ट पार्टी, चाहे उसे कितनी भी सीट हो, बस सबसे बड़ी जो पार्टी रहेगा उसके लीडर को आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये मॉडिफाई किया गया सेक्शन 2016 के अमेंडमेंट में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। उसके बाद जाके पिनाकी चंद्रा घोष और इन सबको जो पहले हमारे लोकपाल थे उनको बनाया गया था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये सारे फैक्ट्स जो थे मैंने आपको बता दिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर है जो अयोध्या टेम्पल, उसके स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बना है सैंडस्टोन से, याद रखिएगा। इसके पूरे फाउंडेशन में ना आयरन यूज हुआ है ना स्टील यूज हुआ है। देयर इज नो आयरन नो स्टील यूज्ड इन द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर टेम्पल। पूरे मंदिर के फाउंडेशन में जो उसकी नींव है उसमें कहीं पे भी लोहा या स्टील नहीं यूज़ किया गया। इट्स अ वेरी यूनिक डिज़ाइन, स्प्रॉलिंग स्ट्रक्चर, सैंडस्टोन का पूरा बना हुआ है
एंड इट हैज़, जैसा मैंने बताया, नो आयरन और स्टील हैज़ बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रैंड स्ट्रक्चर। स्टोन्स हैव कहाँ से लाए गए हैं, तो बंसी पहाड़पुर नाम का एरिया है राजस्थान का, वहाँ से ये सैंडस्टोन लाया गया, ठीक है ना। ये सैंडस्टोन कहाँ से लाया गया है, बंसी पहाड़पुर का एरिया है राजस्थान का, वहाँ से लाया गया है। एंड ये पूरा जो बना है वो नगरा स्टाइल में बना है, नगरा आर्किटेक्चर स्टाइल में, जो कि नॉर्थ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल था। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल रहता है उसमें बहुत ज़्यादा इलेबोरेट वॉल्स और ऐसे इस तरह से कुएँ नहीं बनाए जाते हैं, वाटर सोर्स नहीं बनाया जाता है उसके सामने, और यहाँ पे वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा और आपको बता दूं कि इसमें एक चैलेंज था फाउंडेशन को बनाने में, जिसको कि थोड़ा आर्टिफिशियल फाउंडेशन का यूज़ किया गया है, जो कि पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहे हुए है। एंड अराउंड द ग्रैंड टेम्पल इज़ अ रेक्टेंगुलर पेरीफेरी बनाई गई है रेक्टेंगुलर पूरे टेम्पल के बाहर, जिसको परकोटा कहते हैं। इट्स अ फीचर ऑफ साउथ इंडिया एक्चुअली, जैसा मैंने कहा था परकोटा जो पेरीफेरी है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा बनती है, तो परकोटा यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन ठीक है ना। हालांकि एक टेम्पल आर्किटेक्चर पूरा नदर्न इंडिया का है, नगरा स्टाइल है, लेकिन परकोटा का यूज़ फिर भी किया गया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड एक और चीज़ आपको बता दूं कि एक शिव टेम्पल भी और एग्जिस्ट करता है कुबेर टीला में। कुबेर टीला भी यहीं पे एक एरिया है, तो उसका नाम भी याद रखिएगा, कुबेर टीला। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है रूफटॉप स्कीम फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो राम मंदिर के कंसिक्रेशन के बाद प्राइम मिनिस्टर ने एक और स्कीम के बारे में बताया, जिसमें प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है। याद रखिएगा, लिख लीजिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इसका टारगेट है इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलार ऑन 1 करोड़ हाउसेस। तो रूफटॉप सोलार इसमें लगाया जाएगा 1 करोड़ हाउसेस में, एंड इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द पुअर एंड मिडिल क्लास। इट विल ऑल्सो मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। तो हमको सेल्फ रिलायंट बना देगा फील्ड ऑफ एनर्जी में, प्लस बिल जो है वो बहुत घट जाएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट सीक्स अर्जेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ कुम्की एलिफेंट्स फ्रॉम तमिलनाडु। तो यहाँ बात चल रही है कुम्की एलिफेंट्स की। उड़ीसा ने कहा है कि हमको कुम्की एलिफेंट्स चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुम्की एलिफेंट्स का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कुम्की एलिफेंट्स। तो कुम्की एलिफेंट्स मतलब कि इसको कुम्की या कुनकी भी कहा जाता है। इट्स अ टर्म यूज इन इंडिया फॉर ट्रेंड कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स। याद रखिएगा, ट्रेंड कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स को कुम्की एलिफेंट कहा जाता है। एंड इनका ऑपरेशनलाइजेशन होता है फॉर प्रोवाइडिंग, जैसे महाउत और ये सब बैठ के जो घूमते हैं ना जिस एलिफेंट में, वो कुम्की एलिफेंट होते हैं। दे आर ऑल ट्रेंड एंड ऑल, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं। जम्मू CSIR लैब फाइंड्स कैनबीज कंपाउंड दैट हैज़ एंटीबायोटिक इफेक्ट। तो अब यहाँ पे CSIR का IIIM जम्मू है। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, IIIM, ये जम्मू में है। लिख लीजिएगा आप तो पहले इसकी लोकेशन, CSIR IIIM। ये IIIM का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जम्मू में है। इसने कहा है कि भैया जो फाइटोकैनाबिनॉइड्स होते हैं, विच आर अ क्लास ऑफ कंपाउंड फाउंड इन द कैनबीज प्लांट, दे पजेस द एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, या लिख लेना ये लोग, फाइटोकैनाबिनॉइड्स, याद रखिएगा, फाइटोकैनाबिनॉइड्स। एंड दे हैव सेड दैट दीज फाइटोकैनाबिनॉइड्स are a class of compound which is found in cannabis plant and it has antibiotic properties। अब देखो होता क्या है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है। अगर कैनबीज का कंजम्पशन होता है, इसके अंदर बोल रहे हैं कि भैया एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसको यूज करेंगे, इसको खाएंगे, तो आपके अंदर AMR यानी कि एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से आप कंज्यूम करते जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स को बिना किसी मतलब के। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। क्यों इसमें कहा गया कि इसको स्टॉप जो काम है इसको रोकना चाहिए। अब इसमें कैनबीज में पाया क्या जाता है, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बताया गया THCBD। याद रखिएगा, THCBD करके एक कंपाउंड है, जिसको यहाँ पे नाम लिखा है, देखो, टेट्राहाइड्रोकैनाबिडियोल। टेट्राहाइड्रोकैनाबिडियोल एक सेमी सिंथेटिक फाइटोकैनाबिनॉइड है ये, और ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस को रोक सकता है। ये बैक्टीरिया कौन सा है जिसको रोक सकता है? S. ऑरियस या स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन द AMR वर्ल्ड वाइड, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक है ना। और THCBD आपको याद रखना, ये पाया जाता है। इसी कारण से ये MRSA यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स होते हैं कुछ आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उनको भी रोकता है। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइसबर्ग बैटर्ड बाय वेव्स एज इट हेड नॉर्थ।
तो यहाँ पे देखो नाम लिखा है आइसबर्ग का, नेम्ड A23A। अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि भैया A23A न्यूज़ में था तो ये क्या है, तो A23A जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग है ना, फ्लोटिंग मास ऑफ आइस सबसे बड़ा A23A है। इट इज़ नियरली ट्वाइस द साइज ऑफ ग्रेटर लंदन, ग्रेटर लंदन से 2 गुना ज़्यादा साइज़ का है। एंड ये अंटार्कटिक ओशन में फंसा हुआ था फ्लोर में बहुत दिनों से, और अब वहाँ से निकला है। इट इज़ हेडिंग नॉर्थ नाउ एंड दिस कुड बी इट्स फाइनल जर्नी, है ना, बिकॉज इट इज़ बैटर्ड बाय वेरी हाई वेव्स एंड ऑल, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो वर्तमान में ये 2 आइलैंड ग्रुप के बीच में है, एलिफेंट आइलैंड एंड साउथ ऑर्कने आइलैंड्स। तो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है, अर्जेंटीना है, नीचे आपको यहाँ पे ड्रेक पैसेज दिख रहा होगा, फिर आपको छोटा सा यहाँ पे साउथ शेटलैंड आइलैंड्स दिखते हैं जो कि नीचे अंटार्कटिका के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो आपको एलिफेंट आइलैंड भी दिखेगा, उसके बगल में किंग जॉर्ज आइलैंड, लिविंगस्टन आइलैंड, डिसेप्शन आइलैंड दिखेगा, और एलिफेंट आइलैंड के आगे आगे देखो तो साउथ ऑर्कने आइलैंड, ऊपर साउथ जॉर्जिया आइलैंड भी दिख रहा होगा, देन फॉकलैंड आइलैंड में। तो ये मैप वर्क था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। कैन मूव हेड। द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म। हालांकि आर्टिकल में मैं आपको क्लियर बता दूं, ऑथर ने कोई खास पॉइंट नहीं दिए हैं कि क्यों ये अच्छा आइडिया नहीं है। सिंपल से ही बोला है कि ये इतनी कॉस्ट है जो हम चुका सकते हैं, बड़ा मतलब उसको थोड़ा फिलोसॉफिकल टर्म्स में ले गए हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्होंने नहीं बताई है। हालांकि मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जैसे पहला जो क्यों बोला जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्योंकि उनका कहना है कि खर्चा बार बार नहीं होगा। दूसरा उनका ये कहना है कि बार बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उस कारण से डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं इफेक्ट होंगे। तीसरा उनका ये कहना है कि जो फोर्सेस हैं बार बार इनको इधर उधर डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या आ सकती है, प्रॉब्लम ये आ सकती है जैसे बाई इलेक्शन कराना है मान लो, तो क्या आप कैसे कराओगे बाई इलेक्शन, है ना, क्योंकि वो तो कहीं मतलब इलेक्शन के बाद होता है, तो क्या फिर वेट करोगे या कैसे कराओगे। दूसरा ये है कि फेडरलिज्म के अगेंस्ट क्यों है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपको कराना है तो कुछ स्टेट्स को आपको टाइम से पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहते हो। तो जो उसको डिसॉल्व करने वाली प्रोसेस है वो तो अगेंस्ट द फेडरलिज्म वाला पोर्शन है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ऑन इक्वल एक्सेस टू बेनिफिट्स फॉर एससीज, अब यहाँ के लिए एक यूनियन गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई। स्पेशली ये जो चीज़ चल रही है मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाली बात बता रहा हूँ। वहाँ पे एक कम्युनिटी है मडिगा कम्युनिटी, तेलंगाना की बात चल रही है, तो वहाँ पे एक मडिगा कम्युनिटी है। मडिगा कम्युनिटी कंस्टिट्यूट करती है 50% एससी पॉपुलेशन तेलंगाना की, और बहुत सालों से मडिगा कम्युनिटी ने कहा है कि उनका नंबर इतना ज़्यादा होने के बाद भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स उनको नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन जो है पूरा माला कम्युनिटी ले लेती है जो कि शेड्यूल कास्ट में आती है, लेकिन वो काफ़ी डोमिनेंट है और फॉरवर्ड कम्युनिटी है, तो उसको बेनिफिट नहीं। तो मतलब आप समझ रहे हैं, आप एससी के अंदर भी 2 कम्युनिटीज आपस में झगड़ रही हैं, माला कम्युनिटी है और मडिगा कम्युनिटी है। ठीक है, मडिगा कम्युनिटी बोल रही है कि हम बेनिफिट नहीं ले पा रहे क्योंकि माला कम्युनिटी के एससी उसका बेनिफिट ले लेते हैं। तो अब जो है वो सब कैटेगराइजेशन की बात चल रही है कि भैया का जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनमें भी ज़्यादा किसको ज़रूरत है, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। तो दिस हैज़ बीन द इशू इन तेलंगाना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे देखो एक न्यूज़ है, पैंडेमिक रिकॉर्ड हैंग्स इन द बैलेंस। एक्चुअली WHO चाहता है कि एक पैंडेमिक ट्रीटी बन जाए जो कि डिसीज़ एक्स डिसीज़ उसका नाम दिया गया है, जो फ्यूचर में कभी कोई पैंडेमिक होगा कोविड जैसा, उससे लड़ने में कारगर हो। तो उन्होंने कहा कि भैया 2024 में जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो उनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उनका 27 मई को कन्वेंशन है। उनका ये कहना है कि 27 मई तक ये ट्रीटी फाइनलाइज हो जाए ताकि एक पैंडेमिक ट्रीटी वर्ल्ड को मिल जाए और पूरा वर्ल्ड जो है वो तैयार हो जाए। ठीक है। एक और न्यूज़ है, सोनी मर्ज होने वाला था जी के साथ, लेकिन सोनी ने कहा है कि अब हम वो मर्जर नहीं करेंगे, सोनी विल नॉट डू द मर्जर। सोनी ने क्लियर कह दिया है कि इट हैज़ कॉल्ड ऑफ द $10 बिलियन मर्जर विद द जी। कारण उन्होंने बताया कि भाई जो डेडलाइन उन्होंने दी थी और कुछ कंडीशंस दिए थे वो पूरा नहीं कर पाए, डेडलाइन पास हो गया है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई। तो बहुत ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट हाँ किसका मर्जर होना चाहिए था और नहीं हो पाया ये ज़रूर आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं और कुछ न्यूज़ आइटम हैं तो। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लव द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर, कीप लविंग, थैंक यू।